नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत की है और वही कहा है जो कल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का पाकिस्तान में जो बयान आया था उसकी एनालिसिस करते समय मैंने कहा था कि ऐसा मुमकिन है। आपको याद होगा कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पाकिस्तान में कहा था कि अरब मुल्कों के साथ मिलकर, वेस्ट एशिया के मुल्कों के साथ मिलकर हमको एक साझा ताकत बनना होगा। और जिन मुल्कों का नाम लिया था उनमें सऊदी अरबिया भी शामिल था, उनमें कतर भी शामिल था, इजिप्ट भी था, तुर्की भी था। नाम अगर नहीं लिया था तो यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे मुल्कों का नहीं लिया था जो इजराइल के कुछ ज्यादा ही करीब जा चुके हैं, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड वगैरह कर लिया है। बाकी सबका उन्होंने नाम लिया था। और तब मैंने आपसे कहा था कि जो सिक्योरिटी अलायंस की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है और टर्की है, हो सकता है कि उसमें बाकी अरब मुल्क और ईरान भी शामिल हो जाएं। और फिर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो इजराइल के लिए कितना मुश्किल पैदा करेगा। अब कतर के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि ईरान को शामिल करके फारस की खाड़ी का पूरा इलाका एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के बारे में बात कर रहा है। तो फारस की खाड़ी का पूरा इलाका कहिए या अरब मुल्क कहिए, जिसमें जाहिर तौर पर यूएई और बहरीन और कुवैत नहीं होंगे, बाकी सब होंगे, ये ईरान के साथ एक नया सिक्योरिटी मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। यानी उंगलियों पे गिन लीजिए ये मुल्क कौन से होंगे, अगर जिसकी तरफ कतर इशारा कर रहा है। कतर खुद होगा, ओमान होगा, ईरान होगा, सऊदी अरबिया होगा, तुर्की होगा और इजिप्ट होगा। यानी तकरीबन सारे अरब मुल्क एक साथ मिलकर ईरान के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं। वजह यह है, जो उन्होंने खुद कहा, कि खाड़ी मुल्कों ने अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होते हुए देख लिया है। ईरानी ड्रोन इतने मजबूत थे कि उन्होंने उनके शहरों पर नुकसान पहुंचाया है। वॉशिंगटन इसको रोक नहीं पाया कि ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। इसलिए एक पैरेलल सिस्टम बनना जरूरी है जिसमें तेहरान भी शामिल होगा। तो जिस ईरान को इन लोगों ने किनारे करके रखा था अमेरिका के चक्कर में, अब उस ईरान से चिपकने की बात हो रही है। अब उस ईरान के साथ मिलकर सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात हो रही है। ये इस जंग का सबसे बड़ा हासिल है कि जो ईरान दुनिया में अपने सामान नहीं बेच पाता था और दुनिया के सामान नहीं खरीद पाता था, अब वो अपने सामान बेच भी पाएगा, अपने सामान खरीद भी पाएगा। और जिससे उसके पड़ोसी मुल्क दूरियां बनाते थे, वो उन पड़ोसी मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस में जाएगा। और यकीन जानिए कि मिडिल ईस्ट का ये सिक्योरिटी अलायंस, बाकी सबको छोड़ दीजिए, इजराइल को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इजराइल में अजीबो गरीब हालात बने हुए हैं। नेतन्याहू दुनिया भर के बयान दे रहा है, हम रफा में जा रहे थे, अमेरिका ने हमको रोका, लेकिन हमने अमेरिका का ऑर्डर नहीं माना और रफा पर जाकर हमने अटैक किया। मिला क्या? सिवाय घरों की बर्बादी के और मिला क्या? और उन घरों की बर्बादी के चलते दुनिया भर में इजराइल की जो बेइज्जत हुई है, दुनिया भर में वो अकेला हुआ है, वो अपने आप में मजेदार है। एक और आपको मजेदार न्यूज देता हूं अमेरिका से। ममदानी ने जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था प्राइमरीज में, वो सारे कैंडिडेट जीते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट इजराइल से अपने कुर्बत बता रहे थे, मिलियंस खर्च करने के बाद भी हारे हैं। जो बाइडेन के बेटे ने एक लंबा ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि ये रिजल्ट बताते हैं कि जो गजा के मुद्दे पर, ईरान के मुद्दे पर जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए, वो हारे हैं। जिन्होंने गजा की बात की है, जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य और एजुकेशन और बाकी सब चीजों की बात की है, वो चुनाव जीते हैं। तो अमेरिका में कैसे चीजें बदल रही हैं वो आप बहुत कायदे से देख सकते हैं। इजराइल पहले एक एसेट था और अब एक लायबिलिटी बन रहा है, एक बोझ बन रहा है, जिसको जो कांधे पे लेकर चलेगा उसका चुनाव जीतना भी मुश्किल है और उसका लंबी राजनीति कर पाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि आप देखते हैं ट्रंप के बयान लगातार बदल रहे हैं और ट्रंप के बयान का अंदाज अलग हो गया है। एक खबर ब्रेक की गई कि जब
ईरान वाली जंग चल रही थी और नहीं चाहता था नेतन्याहू की कैसे भी जंग रुके, तो ट्रंप ने उससे कहा था कि दुनिया के सारे यहूदी तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे परेशान हो चुके हैं। गालियां वालियां दी थी, ये खबर तो पहले ही आ चुकी है। अब ये सच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये खबर अगर अमेरिकी मीडिया फैला रहा है तो ट्रंप के इशारे पर फैला रहा है, ट्रंप के लोगों के इशारे पर फैला रहा है। यानी अमेरिकी दुनिया को, अमेरिका के लोगों को ट्रंप को बताना पड़ रहा है कि मैंने नेतन्याहू को सीधा कर दिया। ये खबर तो आ ही रही है कि जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, जो विपक्ष है, उसमें से कई लोगों से अमेरिका संपर्क में है और सपोर्ट कर रहा है ताकि अगले इलेक्शन में नेतन्याहू की जगह कोई और कुर्सी पर आए। और जिस तरह की खलबली मची हुई है, नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि लेबनान से हम बाहर नहीं हटेंगे। कल बेरूत के ऊपर एक इजरायली जहाज मंडरा रहा था, हमला तो नहीं किया लेकिन धमकी जैसा था कि जहाज अभी भी आ सकता है। भाई, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो जहाज तो वहां जा ही सकता है, लेकिन हमला करने पर डर यही है कि ईरान इस बार पलटकर हमला करेगा और अमेरिका आपकी मदद करने को नहीं आएगा। कतर चूंकि नेगोशिएट कर रहा है, नेगोशिएशन में पाकिस्तान के साथ मदद कर रहा है, तो खबर यह आ रही है कि इजराइल में खुफिया रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि कतर तो सालों से ईरान को मदद कर रहा है, इसमें रॉकेट फ्यूल और ड्रोन वगैरह के पार्ट्स दे रहा है। आप ये सोचिए कि जिस ईरान के ड्रोन से कतर में तबाही हुई, उसका जो सबसे बड़ा गैस प्रोडक्शन सेंटर है वो बंद हो गया। वहां कहा जा रहा है कतर ईरान को मदद दे रहा है। अरे ये सोचो कि अमेरिका बरसों से मदद कर रहा है तुम्हें, उस पर बात क्यों नहीं करते हो? और इस जंग में तो अब यह साबित हो गया है। कल एक बयान ईरान का आया है जिसमें उसने रोमानिया और इटली से सवाल पूछा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मेलोनी के बयानों पर मत जाइए। मेलोनी बयान बहुत बड़े बड़े देती हैं और हमारे यहां लोग खुश हो जाते हैं कि मेलोनी तो इजराइल के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन अब यह खबर आई है और ईरान सवाल पूछ रहा है कि रोमानिया और इटली ने अमेरिका के जहाजों को कैसे जगह दी। दरअसल इस पूरी जंग में इटली ने चुपचाप अमेरिका की मदद की है, रोमानिया ने चुपचाप अमेरिका की मदद की है, और इसीलिए ईरान अब उनसे पलट कर पूछ रहा है कि तुमसे तो हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं, फिर तुमने अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कैसे होने दिया? तो मेलोनी इस जंग में शामिल थी, सीधे ना सही, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, लेकिन मेलोनी भी इस जंग में शामिल थी और ट्रंप की मदद कर रही थी। रोमानिया इस जंग में शामिल था, ट्रंप की मदद कर रहा था। बहुत कम स्पेन जैसे मुल्क थे जिन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। अगर ईरान हारता तो लूट में सब शामिल हो जाते। अब ईरान जीता है तो सब उसके साथ नॉर्मल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल गजा पर मैंने आपको अपडेट दी थी और कई लोगों ने पूछा कि ईरान लेबनान की इतनी बात कर रहा है, गजा की बात क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो समझौता हुआ है उसमें वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स की बात है। जितने मोर्चों पर जंग चल रही है, हर मोर्चे पर जंग रुकवाने की बात है और उसमें गजा भी शामिल है। ईरान के जो सीनेट के अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं मोहम्मद बागेर कालिबाफ, उन्होंने कहा है, अभी कल उनका बयान आया है कि फलस्तीन मुद्दे को सुलझाए बिना वेस्ट एशिया में कोई भी सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती। वेस्ट एशिया में हमेशा जंग के आसार बने रहेंगे। और जो उन्होंने कहा है वो बहुत बड़ी बात है। उनका कहना यह है कि जितने फलस्तीनी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो, लेकिन मूल रूप से फलस्तीनी हो, फलस्तीन की जमीन पर पैदा हुए हों, फलस्तीन की जमीन पर उनके पुरखों की लाश दफन हो, ऐसे जो मूल निवासी हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनका चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, उनका एक जनमत संग्रह होना चाहिए, उनकी वोटिंग होनी चाहिए और उनकी वोटिंग से वहां पर फलस्तीन मुल्क बनना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। यानी जो बाहर से आए हैं उनको चला जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि इजराइल में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी जो करते हैं वो सारे के सारे बाहर से आए हैं। नेतन्याहू के खानदान पोलैंड से आया है, बेन ग्वेर का खानदान इराक से आया है और ऐसे ही अलग अलग लोगों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो कालिबाफ कह रहे हैं कि वहीं के लोग हों, वो वोट दें और वो फैसला करें कि फलस्तीन मुल्क कैसा होगा और कौन उसका लीडर होगा। यानी इजराइल के वजूद तक से इनकार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान सभी इस्लामी देशों, खासतौर पर फारस की खाड़ी से जो लगे हुए नेशंस हैं, उनके साथ
एक लंबा रिश्ता बनाना चाहता है और वही बात कि एक नया सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहता है। सबके साथ वो समझौता करने को तैयार है। यानी उनका कहना है कि इजराइल के अलावा किसी और मुल्क से जंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, सबसे हम नए समझौते करने को तैयार हैं। लेकिन साथ में ये कहा है कि जब तक फलस्तीन मुल्क बनेगा नहीं, जब तक फलस्तीन की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, तब तक इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। कुछ न कुछ चलता रहेगा। एक और मजेदार किस्सा आया है, कितना सच है कितना नहीं मैं नहीं जानता, कई अखबारों ने इसको छापा है कि मोसाद ने, जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है, ये प्लान किया था कि पाकिस्तान का जो पूरा डेलीगेशन गया था स्विट्जरलैंड, जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल थे, इनको वहां पर ही खत्म कर दिया जाए। कहा जा रहा है पाकिस्तान को इसकी भनक मिल गई। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि यह करने का मतलब होगा कि पाकिस्तान तेल अवीव के ऊपर सीधा अटैक करेगा और तेल अवीव को खत्म कर देगा। जिसके बाद मोसाद ने यह प्लान वापस ले लिया। अब यह प्लान था कि नहीं था, कहानी है, पाकिस्तान बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, मैं नहीं जानता। हालांकि मोसाद कुछ भी प्लान कर सकता है, किसी भी जमीन पर किसी को भी मार सकने का दावा करने वाला है मोसाद, तो वो कुछ भी प्लान कर सकता है। और जिस तरह का मैंने आपको बताया कि इजराइल में पागलपन है, जैसे एक मिनिस्टर ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसी ही नीतियों पर चलता रहा, ऐसी ही पॉलिसीज पर चलता रहा, तो अमेरिका को हमारे खिलाफ होना पड़ेगा और हमसे टकराव हो सकता है। टकरा कर देखो अमेरिका से क्या हाल होता है। ईरान ने तो बड़े आराम से झेल लिया, इतने दिनों तक इतनी मुश्किलात झेल ली। तुम तो 24 घंटे नहीं झेल पाओगे अगर अमेरिका वाकई तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वाकई अटैक कर दे तो दिन भर झेलना, 24 घंटे झेलना मुश्किल हो जाएगा। उधर जो लेबनान का अखबार है अल मायदीन, वो ये कह रहा है कि लेबनान के मुद्दे पर नेतन्याहू बिल्कुल बेबस हैं। वो चाहते तो बहुत हैं, दावा भी बहुत कर रहे हैं कि हमारी आर्मी वापस नहीं होगी, लेकिन सारे इशारे इस तरफ हैं कि आर्मी को वापस लाने की तैयारी है। अमेरिका का जो प्रेशर है उसमें उनको वापस करनी पड़ेगी अपनी आर्मी। और इन सब के बीच एक बहुत मजेदार बात है, कहा यह जा रहा है कि इजराइल कैसे भी एक नई जंग शुरू करना चाहता है। एक और मिनिस्टर हैं, लिकुड पार्टी जो नेतन्याहू की पार्टी है उसके मिनिस्टर हैं, अमिचाई चिकली, उन्होंने कहा है कि ईरान की तुलना में एर्दोगन का तुर्की और अल शारा का सीरिया अब कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। यानी सीरिया या फिर टर्की पर अटैक करने की बात है। और जब वो ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ट्रंप का कल का बयान दिखा दूं। ट्रंप से कल काफी कुछ पूछा गया, उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रेगुलर करते हैं, अपने वाले की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नहीं हैं, तो एर्दोगान के बारे में उन्होंने कहा कि वो मेरा दोस्त है और युद्ध से जानबूझकर एर्दोगान ने खुद को दूर रखा। अब आपको लगेगा कि दूर रखने का मतलब यह कि वो अमेरिका के साथ नहीं गया, नहीं। आगे वो बहुत साफ बात कर रहे हैं कि चूंकि इजराइल के वो खिलाफ हैं, इसलिए ईरान के साथ वो युद्ध में जा सकते थे, यानी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक कर सकते थे। लेकिन चूंकि एर्दोगान मेरे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया। तो एक बात अमेरिका ने क्लियर कर दी कि एर्दोगान फिलहाल ईरान पर अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ईरान के साथ मिलकर वो इजराइल पर अटैक कर सकते थे। अब कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्या प्लान था मैं नहीं जानता। लेकिन इस बयान का मतलब यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को एर्दोगान से भी खतरा है। अगर इजराइल बदतमीजी करेगा तो एर्दोगान उसके ऊपर हमला कर सकता है। अब इसके आगे आप देखिए, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तुर्की को F-110 जेट इंजन और F-35 लड़ाकू जहाज चाहिए, क्या आप तुर्की के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं? दरअसल नाटो की मीटिंग है और ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर कहीं और मीटिंग होती तो मैं नहीं आता, लेकिन एर्दोगान मेरा दोस्त है, वो बुला रहा है तो मैं इस मीटिंग में जाऊंगा। और कई लोगों को लगता है कि तुर्की, उन्होंने कहा नहीं लेकिन मतलब ये था कि चूंकि यूरोपीय मुल्क नहीं है तो वो नाटो का मेंबर होते हुए भी मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नाटो का इंपॉर्टेंट मेंबर है। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा, यानी कि वो तुर्की के लिए F-110 जेट इंजन और F-35 जहाज लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं तुर्की को किसी और से खतरा नहीं है, सिर्फ इजराइल से। तो ये जो हथियार अमेरिका दे रहा है ये जाहिर तौर पर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो इजराइल के लिए मुश्किल और बढ़ती है। और जब ट्रंप ये सब कह रहे थे तो एर्दोगान ने भी बयान दिया। एर्दोगान ने कहा कि हम जानते हैं
कि इजराइल को अमन से नफरत है। अगर जरा सा भी इजराइल को लगा कि अमन कहीं से इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। 10 दिन में, पिछले 10 दिन में, यानी ईरान समझौते की जब से बात फाइनल हुई है, इजराइल के नेताओं का जिस तरह से बयान आया है उससे समझ में आता है कि हम किसी स्टेट से बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी राज्य से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप से बात कर रहे हैं जो कंट्रोल के बाहर है, जो अनकंट्रोल्ड है। जाहिर है उनका इशारा जो था वो बेन गवीर और स्मोट्रिच की तरफ था। देखिए, एर्दोगान बहुत होशियार आदमी है। एर्दोगान खुद बहुत कट्टरपंथी पार्टी से आते हैं, खुद उन्होंने तुर्की में कट्टरपंथ को एस्टैब्लिश किया है, लेकिन होशियार इस मामले में है कि सबसे बना कर रखते हैं। जब गजा से जंग चल रही थी तो इजराइल को आराम से तेल पहुंचा रहे थे, लेकिन जब ईरान से जंग हुई तो मुझे लगता है कि काफी दिनों तक तौलते रहे वो कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुश्मनी कहीं बढ़ न जाए ज्यादा। और फाइनली उन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया, नंबर 1, और दूसरा ईरान के फेवर में कुछ बयानात जारी किए और लगातार पाकिस्तान और इजिप्ट के साथ और सऊदी अरबिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात करते रहे। अब इस अलायंस में ईरान भी अगर शामिल हो गया तो कल मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि क्या क्या हो सकता है। तो कुल मिलाजुलाकर यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में तो बुरी तरह से अकेला पड़ ही गया है। फिलहाल यूएई वगैरह का कोई नया बयान नहीं आ रहा, दुनिया में भी बुरी तरह से अकेला पड़ता जा रहा है। ये जंग सब मिला जुला के इजराइल को बहुत भारी पड़ी है। इसीलिए इस जंग के क्या नतायज हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, उनको अभी समझना मुश्किल है। 6 महीने बाद समझिएगा कि इस जंग के असली नतायज क्या हैं, असली रिजल्ट्स क्या हैं। बेहद इंटरेस्टिंग होगा अगले 6 महीनों में मिडिल ईस्ट का सारा खेल, और मैं आपसे जुड़ा ही हूं, लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।